नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता। छत्तीसगढ़ महतारी की महान सपूत गणेश कुंजाम, उनके शहादत को छत्तीसगढ़ नहीं पूरा देश याद रखेगा। चीन के सीमा में भारत की तरफ से हमारे जाबाज सैनिक अपने ही मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ के शहीद हुए। छत्तीसगढ़ में इसको लेकर अब सियासत भी धीरे धीरे तेज होती जा रही है। एक तरफ चीन का विरोध, चीन के सामानों का विरोध, दूसरी तरफ कुछ लोग इसमें भी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हैं। क्या यह भी सियासत की एक खेल हो जाएगी, राजनीति की भेंट चढ़ जाएगी? जिस हिसाब से कांकेर का लाल 1993 में जन्मे गिधली गांव में गणेश कुंजाम 2011 में भारतीय सैन्य में शामिल हुए थे। बोरिंग का काम करते थे। कांकेर वो जिला, गिधली वो गांव जहां पे लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा विकसित इलाका नहीं है। ऐसे में वहां से निकल के भारतीय सेना में शामिल होना अपने आप में वीरता की बात है। और वहीं पे एक महीना पहले भारत चीन के सीमा पर तैनाती हुई थी और परसों खबर आया जो घटना हुआ था, जो झड़प हुई थी चीन में, जो देश के 20 बड़े लड़ाकू और साहसी हमारे सैनिक जो शहादत मिली, उनको लेकर खबर आई। दुखद खबर थी। उसमें छत्तीसगढ़ का भी एक लाल था। किसी भी क्षण उनकी पार्थिव शरीर रायपुर पहुंच सकती है और फिर उनके गांव कांकेर जिला में ले लिया जाएगा। आज इसी विषय पर हमारा चर्चा भी रहेगा। चीन, शहादत और सियासत। हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान हैं। हमारे साथ है धनंजय सिंह ठाकुर, प्रवक्ता है कांग्रेस के, श्रीचंद सुंदरानी, प्रवक्ता है बीजेपी के और रायपुर के पूर्व विधायक भी है। साथ ही हमारे साथ रवि भोई, वरिष्ठ पत्रकार है। 3 एक साथ जुड़े रहेंगे। साथ ही हम आपको बारी बारी में ये भी जानकारी देते रहेंगे पार्थिव शरीर कब पहुंचेगी, हमारे वीर सपूत की, छत्तीसगढ़ महतारी की, वो वीर जवान, वीर सपूत की, उनका शहादत का लेकर उनकी अंतिम विदाई दी जाएगी, गार्ड ऑफ ऑनर होगा, वो उसको लेकर भी हम आपको जानकारी देंगे। हम चर्चा में चलेंगे। हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान हैं। धनंजय ठाकुर है, श्रीचंद सुंदरानी है, रवि भोई है। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा श्रीचंद सुंदरानी से। सुंदरानी जी, कैसे देखते हैं आप छत्तीसगढ़ महतारी की वीर सपूत देश के सीमा में देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों को आहुति दे दी, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से मैं नमन करता हूं वो छत्तीसगढ़ के वीर सपूत को जिन्होंने चाइना के बॉर्डर पर अपने प्राणों की आहुति दे दी देश के लिए। छत्तीसगढ़ के सीने को गौरव से ऊंचा किया है। ऐसे जवान के ऊपर हम निश्चित रूप से उनके नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं उनको। छत्तीसगढ़ का गौरव ऊंचा किया और उन सभी सेना के जवानों को जिनकी शहादत हुई है, उन सबको मैं नमन करता हूं। और निश्चित रूप से यह राजनीतिक विषय नहीं है। मैं आऊंगा उस बात पर भी मैं आऊंगा। धनंजय सिंह ठाकुर, क्या कहेंगे? कांग्रेस का क्या कहना पूरी शहादत को लेकर, हमारे जवानों की वीरता को लेकर और विशेषकर छत्तीसगढ़ महतारी की वो वीर जवान गणेश कुंजाम को लेकर? होता जी, चाइना बॉर्डर पे भारतीय सैनिकों की शहादत हुई है, भारत माँ के लाल, और उसमें छत्तीसगढ़ महतारी के लाल माटी पुत्र गणेश कुंजाम भी की शहादत भारत माता की रक्षा करते हुए हुई है। बहुत ही दुखद और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शहीद परिवारों के इस दुख के घड़ी में पूरा कांग्रेस परिवार उनके साथ खड़ा हुआ है। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र की भी शहादत भारत माता की सेवा करते हुई है। गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। और जिस प्रकार से घटना हुई है,
उस घटना से मेरा सीना तो चीर गया है, दुख से लहूलुहान हो चुका हूं मैं, मुझे पीड़ा हो रही है, मेरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं। किस प्रकार से वहां घटना हुई है, मुझे इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से वहां घटना हुई है, बहुत दुखी मन से मैं बात कर रहा हूं और इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मेरा तो सीना छलनी हो गया, छलनी। मैं शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि भारतीय सैनिकों की शहादत के लिए दोषी चीन को कड़ा और बड़ा जवाब देना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। भोई साहब, क्या लगता है आपको कि यहां पे जो बात कह रहे हैं धनंजय जी कि हम लोग चीन को कड़ा जवाब देना चाहिए, सबसे बड़ी बात है, ये बात अक्सर कही जाती थी चीन की, अगर चीन को दंड देना है तो उसके सामान लेना बंद कर दे। आपको लग रहा है यह संभव है? भोई साहब, मैं सीधे सवालों पे आ रहा हूं। उसके घर घर में उसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इस घटना के बाद और इसके पहले जो चीन का रवैया है उसको देखते हुए चीन को कड़ा संदेश तो देना चाहिए, लेकिन हम एक झटके में उनके सामानों का पूरी तरह से बहिष्कार नहीं सकते। स्टेप बाय स्टेप हमको कदम उठाना चाहिए। सबसे पहले जो हम प्रोजेक्ट चीन से करवा रहे हैं उन प्रोजेक्ट पर रोक लगाई जानी चाहिए, और फिर जो सामान है उस पर हम कितने घरेलू सामान या लोकल प्रोडक्ट या स्वदेशी उत्पाद कर सकते हैं, धीरे धीरे उनका रिप्लेस कर सकते हैं। एक साथ कहें हम चीन का कल से सामानों का बहिष्कार कर दें तो ऐसे में हमारी अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा, लोगों की दिनचर्या पर भी, और यह संभव नहीं होगा। लेकिन इस घटना के बाद स्वाभाविक तौर से देश के लोगों में एक आक्रोश की भावना है और ये लोग चाहते हैं कि चीन को कड़ा संदेश देना चाहिए, चीन से कोई हमें दोस्ती नहीं करनी चाहिए और चीन पर निर्भरता हमारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कई ऐसे प्रोडक्ट हैं, चाहे मेडिसिन बनाने के काम हो, ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स हो, वो सारे कुछ चीन पर हमें अभी निर्भर रहना पड़ रहा है, लेकिन उसका विकल्प धीरे धीरे ढूंढकर चीन से लगातार हम ये कहते हैं भोई साहब जी, भोई साहब, लगातार हम इस बात को लेकर कहते रहे हैं कि सिंधी चीनी भाई भाई, पर चीन ने हर वक्त पीठ पे छुरा ही घोंपा है, कभी उसने मित्रता नहीं की। क्या कहेंगे इसको जी? ये बात जी, ये बात सही है। जब भारत आजाद हुआ था उसके बाद हमने एक नारा था हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन हमेशा चाहे 62 का वार देखें, उसके बाद 67 का जो हमला हुआ या 75 में जो किया, चीन ने हमारे साथ हमेशा व्यवहार ठीक नहीं किया। और अभी जो घटना हुई उसमें भी बातचीत चल रही थी, हमने दोनों पक्ष बातचीत से मामले को सुलझाने की बात की और धोखे से मारा गया। जो हमारे दल गया था बात करने के लिए, उन पे वार किया गया। और ये तो अच्छा था कि समझौते के तहत उन्होंने बंदूक नहीं चलाई, लेकिन भरोसा नहीं चीन क्या कर सकता है, और जिस तरह पत्थर लाठी और वो किए, तो चीन पर हमेशा चीन हमें धोखा दिया, चीन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो चीन से हमको दूरी बनाना चाहिए और जिस तरह चीन हमारे साथ काम कर रहा है वो उस पर सोचना चाहिए। पड़ोसियों को भड़का रहा है चीन हमारे खिलाफ। जी जी, सुंदरानी जी, आप समाजवादी पार्टी से आपकी बहुत पुराना संबंध रहा है और समाजवादी पार्टी शुरू से ही, चाहे राम मनोहर लोहिया हो, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस हो, शुरू से ही उन लोग कहते आ रहे हैं भारत का दुश्मन नंबर 1 अगर कोई है वो है चीन। लगातार जब वाजपेयी सरकार में थे तब भी जॉर्ज फर्नांडिस ये बात बहुत खुल के कहते थे। आज इतने सालों बाद भी स्थिति कोई परिवर्तन आप देख रहे हैं कि आज भी चीन की रवैया वैसा ही है? सुंदरानी जी। होता जी, पहले तो मैं वो बात ठीक कर दूं, समाजवादी नेताओं से मेरा संपर्क सिर्फ 77 से 80 तक के बीच का 3 साल का रहा, जब वो जनता पार्टी में विलय हुआ था, जनसंघ का विलय हुआ था, भारतीय और व्यक्तिगत संबंध तो था ना आपका सर। मैं नहीं कहा आप उनके कोई राजनीतिक नहीं, आप उन लोगों को, सुंदरानी जी एक सेकंड, आपके व्यक्तिगत बेहतरीन संबंध रहे हैं।
मैं इसीलिए इस बात को कह रहा हूं, आप जिससे व्यक्तिगत संबंध होता है हमेशा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी छत्तीसगढ़ और रायपुर की बात करें, ये समझ हमेशा ऊपर रखता हूं। जी जी बिल्कुल, मैं इसलिए इस बात को कहा, आप उनको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। मैं विस्तार से इस बात को नहीं कहा क्योंकि आज हम समाजवादियों पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, आज हम चाइना पे बात कर रहे हैं, पर मैंने एक रेफरेंस के तौर पर कहा। ये बात चाइना का रवैया कभी भी भारत के प्रति अच्छा नहीं रहा होता जी। निश्चित रूप से चाइना का 62 का युद्ध हो या 68 का युद्ध हो या उसके बाद 75 की बात हो या अभी छल पूर्वक जो हमारे 20 सैनिकों को शहीद किया गया है, कहीं न कहीं चाइना जब बातचीत चल रही थी, दोनों देशों की बात चल रही थी, बातचीत के दौरान जो भी परिणाम निकलते, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार छल पूर्वक हमारे सैनिकों को शहीद किया है, निश्चित रूप से कायराना बात तो है। और चीन को कहीं न कहीं इस बात का पूरे देश की जनता में गुस्सा है चीन के प्रति, और चीन के प्रति कोई न कोई कठोर निर्णय आदरणीय मोदी जी लेंगे, पूरा विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं। लेकिन हमें अगर उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ना है तो उनके अर्थतंत्र को बर्बाद करना होगा, और कहीं न कहीं अर्थतंत्र तभी होगा जब चीनी वस्तुएं भारत में नहीं बिकेगी। भारत 130 करोड़ क्या ये संभव है? बिजनेस का हब सुंदरानी जी, सुंदरानी जी, एक तो मुनाफा है। सुंदरानी जी, ये संभव, ये सुंदरानी जी, आप चेंबर के, एक सेकंड सुंदरानी जी, एक सेकंड मैं सवाल कर लूं। आप छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, आपकी लगातार इस बात पर ज्ञान भी है, क्या छत्तीसगढ़ के व्यापारी चाइना के सामान नहीं बेचने का निर्णय ले सकते हैं? क्या प्रैक्टिकली कितना संभव या कितना असंभव है? हम प्रैक्टिकली बात करें तो होता जी, ये निर्णय तो सरकार लेवल पे लेना होगा। देखिए, इसको स्टेप बाय स्टेप कदम उठाने होंगे। बहुत सारी चीजें इंडिया में बनती है, इंडिया की टिकाऊ चीजें बनती है, चाहे फर्नीचर के क्षेत्र की मैं बात करूं या खिलौने की बात करूं, बड़ी बड़ी कंपनियां खिलौने के बिजनेस में हैं, इंडियन कंपनियां। अगर मेरा ये मानना है कि ऐसी वस्तुएं जो ऑलरेडी भारत में निर्मित हो रही है, छोटे उद्योगों में निर्मित हो रही है, लघु उद्योग सूक्ष्म उद्योग में निर्मित हो रही है और बड़े उद्योग के रूप में निर्मित हो रही है, तो ऐसी चीजों का तो कम से कम बहिष्कार किया जाना चाहिए जो हमारे यहाँ बनती है। जो चीजें हमारी मजबूरी है, हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं, जो मोबाइल है या अन्य एलईडी है या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं जो चाइना पे ही निर्भर रहना पड़ता है, वो दूसरे स्टेप में तब तक भारत आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मोदी जी ने कदम उठाया है। और निश्चित रूप से भारत आत्मनिर्भर बनेगा तो चाइना की वस्तुओं के सामने भी आत्मनिर्भर होना होगा। हमें अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा, प्रोडक्ट को बढ़ाना होगा। सीधा सवाल है, और घर घर में इंडियन वस्तु पहुंचे, इसका जन जागरण भी। धनंजय जी, एक सीधा सवाल है मेरा। जिस देश में गुरु नानक को सभी लोग मानते हैं, वो केवल सिख के नहीं, सारे धर्मों के लोग गुरु नानक को मानते हैं, और गुरु नानक की जो मूर्तियां बीच में आ रही थी वो भी चाइना से बन के आ रही थी, जिसके लिए कहना पड़ा कि ये सही नहीं है, सही ढंग से नहीं बनाया गया है, इसको ना इस्तेमाल करे, ना खरीदे। इस देश में क्या पैसे के लिए सस्ते में सामान मिलता है, इसी के लिए देश के लोगों को चाइना के आगे झोंक दिया गया है? धनंजय जी, देखिए होता जी, आज जो स्थिति बनी है उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के स्तर पर, खासकर केंद्र सरकार, एक लाइन पर चीन से आने वाले सामानों के भारत पे प्रतिबंध का निर्देश जारी कर दें। लेकिन दुख की बात यह है, केंद्र में बैठी सरकार और उसके जो संगठक के जो दल हैं, वो आम जनता से तो आह्वान करते हैं कि वो चीन का सामान ना खरीदे, लेकिन वो खुद चीन के सामानों को भारत के प्रवेश पर रोकना नहीं चाहते हैं। हमको थोड़ा पीछे जाना चाहिए, जिसमें देश गुलामी के दौर में था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग की बात कही और विदेशी वस्तु का विरोध किए। पूरा देश उस मार्ग में चल पड़ा
और स्वदेशी, चाहे कपड़ा की बात कर ले हम या अन्य सामान, तो स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग इस देश में होने लगा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतवासियों की मानसिकता है कि चाइना के सामानों को प्रतिबंधित कर दिया जाए, लेकिन केंद्र में बैठी सरकार की क्या मानसिकता है अभी तक स्पष्ट नहीं है। और ये अब वो समय है जिसमें एक कठोर और एक मजबूत नीति के साथ हमको चीन को जवाब देना चाहिए, क्योंकि लगातार चीन जो है दोस्ती के आरब हमेशा भारत के पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है। पता नहीं चल पा रहा है, यही कांग्रेस का आरोप है। साथ ही कह रहे हैं कि तुरंत उस पर रोक लग जाना चाहिए। सुंदरानी जी क्या कहेंगे? देखिए होता जी, मैं आपको बता दूं, धनंजय जी अभी कह रहे थे कि स्वदेशी आंदोलन की बात कर रहे थे महात्मा गांधी के, और वो कह रहे थे कि बीजेपी की केंद्र की सरकार प्रतिबंध नहीं लगाना चाहती। मैं आपको बता दूं 2002-03 में अटल जी की सरकार थी, मात्र 2 लाख करोड़ का व्यापार था चाइना के साथ जो आयात होता था, और आज की पोजीशन में करीब 70 लाख करोड़ का व्यापार है। 76 लाख करोड़ तक गया था यूपीए 2 गवर्नमेंट जब तक थी। धीरे धीरे अब नीचे आ रहा है, 70 लाख करोड़ तक का व्यापार हो गया है, 76 लाख करोड़ से नीचे आया। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जन जागरण दम है सरकार ने। देखिए जन जागरण की बात कह रहे हैं, निश्चित जब तक देश में सामान आता रहेगा कैसे कहेंगे? नहीं, ये तो सामान सवाल है ना कि अगर हम उपभोक्ताओं के बीच में भी जन जागरण, देखिए हमारा संघ परिवार और हम लोग सब स्वदेशी विचार मंच के माध्यम से जन जागरण चलाते हैं, स्वदेशी वस्तुएं खरीदने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। एक वो कहीं न कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों पे जो समझौते होते हैं, जो हमारी पूर्व सरकार मनमोहन सिंह जी की सरकार ने करके रखे हैं, हम उसका उल्लंघन तो नहीं कर सकते, लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई स्टेप अब सरकार को उठाना पड़ेगा। ऐसी जनता की डिमांड है और जनता के बीच में आक्रोश भी है, और जनता स्वयं भी आगे पास आ रहा हूं। भाई साहब धनंजय जी ये कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह सरकार के सारे निर्णय के कारण ही ये सब हो रहा है, क्या कहेंगे धनंजय जी? असल में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय सुंदरानी जी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2 लाख करोड़ का व्यापार चीन से हो रहा था, उसमें मनमोहन सिंह की सरकार कहां से जिम्मेदार हो गई? अभी देश में 100% एफडीआई किसने लागू किया है? यही भाजपा। बात बड़ा है, 10 साल एफडीआई का विरोध कर रहे थे, 10 साल का विरोध कर रहे थे। आज 100% एफडीआई यहाँ पे लागू कर दिए हैं, सेना में एफडीआई लागू कर दिए हैं, और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति कहां बनवाई गई है 3000 करोड़ की? भारत में सुरंग बनाने का किसको टेंडर दिया है? तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा की तरह आज भी जिम्मेदारी से भाग रही है। आरोप लगा के चाइना बॉर्डर में जो हमारे सैनिकों की शहादत हुई है उसे आम जनता का ध्यान हटाना चाहती है। असल में भाजपा की मानसिकता तो है ही नहीं कि चीन से संबंध खत्म करे, क्योंकि आप देखेंगे होता जी जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे उस दौरान वो 4 बार चीन की यात्रा करते हैं, प्रधानमंत्री बने उस बार 5 बार चीन की यात्रा की है, और पूरे आप रेशियो में देखते हैं तो 18 बार चीन के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात हो चुकी है। तो यहाँ पे सुंदरानी जी बता दे कि मोदी जी की जो चीन यात्रा है वो देश हित में था या मोदी जी के मित्रों के हित में था? देखिए मैं तो आपसे एक ही सवाल पूछता हूं, राहुल गांधी जी देर रात को क्यों उच्चायुक्त से मिलते हैं चाइना के? अच्छा सवाल पूछे, जवाब दूंगा इसका मैं। बोलिए रात के अंधेरे में क्यों मिलते हैं? देखिए, और प्रधानमंत्री जी अगर एक देश का दौरा करते हैं, राहुल गांधी जी चीन के राजदूत के साथ सुबह 8:30 बजे मुलाकात करते हैं, और G5 देशों के राजनयिकों के साथ ये सम्माननीय मुलाकात होता है। उस दौरान भूटान के राजदूत से मुलाकात होती है, भारत के पूर्व रक्षा सलाहकार से मुलाकात होती है,
पूर्ववर्ती क्षेत्रों के कांग्रेस नेताओं से मुलाकात होती है। नहीं, प्रधानमंत्री जी अगर चाइना दौरा 8:30 बजे सुबह राहुल गांधी की सूर्य की रोशनी में जिसे पूरा भारत जाग रहा था, उस दौरान चीन से मुलाकात करते, चीन के राजदूत से। पर आप ये बता दीजिए, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते श्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 बार क्यों चीन की यात्रा की? देखिए, निश्चित रूप से यात्रा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाइना में लगे उद्योगों को भारत लाना चाहते थे, गुजरात लाना चाहते थे, और प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने चाइना की यात्रा की, अन्य देशों की यात्रा की। कहीं न कहीं भारत के संबंध 5 बार चीन गए, 5 बार इस दिशा में 5 बार चीन गए, 18 बार चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात किए हैं, और आपके केंद्रीय मंत्रियों ने भी चीन का दौरा किया है। हम देखिए, कोई नहीं, चीन का दौरा किया है ना, क्यों क्या कोई हम छुपा रहे हैं क्या? खुला गए और चीन से बातचीत करने गए। आप राहुल गांधी जी पे आरोप लगा रहे हैं, वहां के उद्योगों को सुबह 8:30 बजे मुलाकात करते, आप अंधेरे की बात कर रहे हैं। आपने देश को अंधेरे में रख के काम किया है। नहीं, आप ये पहले बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने कौन सा गलत काम किया? चाइना जाकर वहां के उद्योगों को भारतवर्ष में लाने की बात अगर की है तो कहीं न कहीं देश के हित में निर्णय लिया है। और एफडीआई की बात करते हैं, तो एफडीआई को जो भारत में चीन के राष्ट्रपति आते हैं, आगे बढ़ा, उस दिन चीन के 1000 से अधिक सैनिक भारत के सीमा में घुस जाते हैं, और श्री नरेंद्र मोदी जी चीन के राष्ट्रपति जी को झूला झुलाते हैं। क्या ये देश हित में है? जिस देश की सेना भारत के सीमा में कब्जे करने का प्रयास करते घुसे, और उसको यहाँ पे प्रधानमंत्री जी क्या झूला झुलाएंगे? क्या ये देश हित में है? ये मेहमान आता तो आप झूला नहीं झुलाते क्या? आपके घर में मेहमान आता तो झूला नहीं झुलाते हो क्या? मेहमान का स्वागत होना चाहिए, गद्दारों का स्वागत नहीं होना चाहिए। मेहमान का स्वागत होना चाहिए, गद्दारों का नहीं। आप लोगों की आदत पड़ गई गद्दारों का स्वागत करने की। सुनिए, नहीं 1962 में भी चीन ने गद्दारी किया था, 2020 में चीन गद्दारी कर रही है। गद्दारों से मिलते हैं क्या आपके नेता? 1962 में चीन ने गद्दारी किया, 2020 में भी वो गद्दारी किए हैं, गद्दारों के और सुबह 8:30 बजे मुलाकात किए हैं। राजनयिकों की बैठक की हो, जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। गद्दार है तो आपके नेता क्यों मिले भैया? आपकी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। 4 बार नरेंद्र मोदी जी मिले थे, मुख्यमंत्री रहते। सुंदरानी जी, धनंजय जी गए थे ना, उद्योगों को लाने के लिए गए। ठीक है, गुजरात में उद्योग। जी, क्या ये लड़ाई जिस हिसाब से लड़ी जा रही है, आरएसएस और भाजपा जुड़े संगठन चीनी सामानों के बहिष्कार की बात करती है, और मोदी जी बोलते हैं चीन की फैक्ट्रियां यहाँ पे आई है, उसको भी सरकार समझे। भोई साहब, रवि भोई जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? धनंजय जी, एक बात मुझे बताइए, ठीक है, केंद्र सरकार 10 कदम उठाने चाहिए। छत्तीसगढ़ में भी चाइना के बहुत सारे टेक्नोलॉजी को लाने की बात चल रही थी। वो सस्ता, टिकाऊ, किफायती, कई बातें थी उसकी, कुछ अच्छाई कुछ बुराई। क्या इस स्थितियों के निर्मित होने के बाद अब दोबारा पुनर्विचार की बात हो सकती है? चाइना से संबंधों को लेकर भी, चाइना से बिजनेस रिलेशन को लेकर भी? देखिए होता जी, चाइना से संबंधों के संबंध में जो निर्णय करना है ये केंद्र सरकार के विषय का वस्तु है, और छत्तीसगढ़ सरकार ने कभी भी चीन के सामानों के यहाँ लाने का प्रयास नहीं किया है। हमने कोरोना महामारी संकट काल में जो अन्य देशों के उद्योगपति जो चीन में उद्योग लगाए हैं और जो चीन को छोड़ के बाहर आना चाहते हैं, हम उनको छत्तीसगढ़ में आमंत्रित किए हैं। वो चीन की फैक्ट्रियां नहीं है या चीन के रहवासियों की नहीं है, वो दूसरे देशों से गए हैं और चीन में फैक्ट्रियां लगाए थे, अब चीन छोड़ना चाहते हैं, हम उनको छत्तीसगढ़ में आमंत्रित कर रहे हैं। ये चाइना के लोग नहीं है, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज तो जी, आज तो समय हो गया है। धनंजय सिंह ठाकुर, श्रीचंद जी सुंदरानी, रवि भोई साहब, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
एक बार मुझे याद है अब्दुल कलाम ने बिना चाइना का नाम लिए कहा था कि जब तक मेरे जमीन पर दुश्मनों का कब्जा है तब तक मैं शांति में कैसे रहूं। जिस हिसाब से चाइना धीरे धीरे करके जमीन के साथ साथ अर्थनीति पर भी कब्जा करने की कोशिश कर रही है और छत्तीसगढ़ का लाल सीमा में जो शहादत हुई है उसका जवाब लेने का समय आ गया है। केवल सीमा में नहीं, देश की भी जनता सेना के साथ खड़ा होना चाहिए। एक स्वर में सभी लोगों को आना चाहिए और बोलना चाहिए चाइना के ऊपर जो भी कहना है। देश की एकता और अखंडता पर कोई भी प्रहार करने की कोशिश करे तो अच्छे से मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जवाब दे तो आज समय हो गया है इस प्राइम डिबेट में, इस चर्चा में। कल एक नए विषय को लेकर हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक हमें दीजिए विदाई।